Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's start today's topic. In previous topic, we have we have studied the constant prices, current prices, market price, factor cost. So these all concepts we have studied. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. तो इन इंडिया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इज कैलकुलेटिंग जीडीपी ऑफ इंडिया एट मार्केट प्राइस. कैसा मार्केट प्राइस? कांस्टेंट. इसका मतलब रियल जीडीपी निकाल रहा है कांस्टेंट पे तो. एंड बेस ईयर इज 2011-12. ठीक है, आगे चलने से पहले अगला हमारा है कैपिटल आउटपुट रेशियो. ये टॉपिक है, पर वहाँ जाने से पहले हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है ऑफ ईयर 2021 डेट इज अराउंड 194 लाख करोड़. ठीक है, विच इज लेस देन द प्रीवियस ईयर्स जीडीपी. आप सबको पता है वी आर fighting against COVID-19. Our real GDP of same year is around 134 lakh crore. We don't have to memorize these things, but हमको एक जनरल आइडिया होना चाहिए. Suppose these kind of data will not get used in the prelims or mains exam, but this particular kind of data can be used in interview. वो पूछ सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू व्हाट इज द जीडीपी नॉमिनल और रियल. एनी वन ऑफ दिस कैन बी आस्क्ड इन ईयर दिस एंड दिस. सो यू हैव टू हैव अ जनरल आइडिया एंड दिस बोथ थिंग्स आर लेस देन द प्रीवियस ईयर. ठीक है, आवर जीडीपी ग्रोथ, this graph from 2012-13 I think has been in a fluctuating trend. ठीक है, it is not seen any definite pattern of increase, increment और decrement. ठीक है, कभी 8.2 चला गया था, उसके बाद 7.2, 6 पॉइंट ऐसे ऐसे करके अब क्या है -7.72 आई थिंक % क्यों? क्योंकि ग्रोथ है. ग्रोथ मतलब कंपैरिजन बिटवीन 2 ईयर्स. ठीक है, सो हमारी 7.72% माइनस में चल रही है ये. ठीक है, माइनस में. अंडरस्टूड? माइनस में चल रही है मतलब हमारे आउटपुट कम हो रहा है. ठीक है, हमने कल बोला था इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स यूपीएससी कैन आस्क अस वेरियस स्टेटमेंट्स. ठीक है, इफ द जीडीपी ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज डिक्लाइनिंग, its real GDP is declining. This is true or false? It is false. I have told you in previous classes. Like if we have 200, 220 and 222, this is the GDP of year 2011, 12 and 13. ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है. बट इफ यू कैलकुलेट द जीडीपी ग्रोथ, कुछ भी मान लेते हैं, अभी कैलकुलेटर नहीं है तो ये मान लो हो जाएगा, निकाल ही लेते हैं 20/200 × 100 10%, और ये मान लो कुछ 5% है. सो द जीडीपी ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग बट इट डजेंट इम्प्लाई दैट आवर रियल जीडीपी इज डिक्लाइनिंग. ये तो बढ़ रही है, यहाँ +20 हो गया, यहाँ +2 हो गया. और रियल जीडीपी इज ग्रोइंग. तो हम कुछ पता नहीं कर सकते इस स्टेटमेंट के बारे में जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा. सो -7.72% ये जो ट्रेंड है, नाउ आवर एक्चुअल जीडीपी इज डिक्लाइनिंग. क्यों? बिकॉज द ग्रोथ रेट इज नेगेटिव. समझ गए? नाउ जंपिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल आउटपुट रेशियो.
Let us start with simple maths. We have a land of 1 acre. We are employing 5 laborers onto it, and these laborers are fetching us the production of 2 ton of anything, wheat, rice, samosa, burger, कुछ भी मान लो. So what is the productivity of this land? Productivity means output by input. ठीक है, तो इस लैंड की प्रोडक्टिविटी कितनी है? आउटपुट क्या है? 2 टन. 2 ton, this is the output produced. And what is the input? Input is 1 acre because this is of land. So 2 ton per acre is the productivity of land. Now we have to calculate productivity of labor involved. So output by input. So what is the output? Output is again 2 ton. And what is the input? The input is the pasina, खून pasina of how many laborers? 5 laborers. So 0.4 ton per labor. So this is the productivity of labor. ये बस मैंने आपको इसीलिए करवाई है बिकॉज आप बाद में ये ना पूछो सर वाई वी आर कैलकुलेटिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो व्हेन वी कैन फाइंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनीथिंग. ठीक है, सो अब आते हैं रियल कंसेप्ट पे, द कैपिटल आउटपुट रेशियो. सी इन द रियल वर्ल्ड इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू attain the growth in the GDP. So government of India will not see that what is the productivity in our GDP. The government of India want to attain a higher GDP than the previous year. So it have to include more and more capital goods. क्योंकि हमने पढ़ा था कि द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स विल बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री. ठीक है, सो द करंट जीडीपी दैट वी आर सस्टेनिंग इज वेरी गुड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री वांट्स टू इंक्रीज इट इन द नियर फ्यूचर. सो वी हैव टू एम्प्लॉय मोर कैपिटल गुड्स एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. ठीक है, अब दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बट वो इन्वेस्टमेंट आने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है इकोनॉमी में या नहीं है. दैट इज नथिंग बट कैपिटल आउटपुट रेशियो. दैट इज द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, प्रोडक्टिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज कैपिटल आउटपुट रेशियो. ठीक है, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होगा? इनपुट बाय आउटपुट. ठीक है, नाउ कम टू द दिस पर्टिकुलर एग्जांपल अगेन. सो नाउ आई वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड. ठीक है, तो हम इसमें इनपुट क्या लगाएंगे? हमको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है. कितनी थोड़ी सी इंक्रीज करनी है आप ये बता दो. हमको इंक्रीज करनी है, वो 2 था ना, तो हमको इसमें 0.2 टन और इंक्रीज करनी है. बट उसके लिए इनपुट क्या लग रहा है? उसके लिए हमारे को 2 लेबर एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे. ठीक है, तो यहां आया हमारे पास 10. ठीक है, नाउ टेक दैट पर्टिकुलर एग्जांपल विद सम अदर इनपुट एंड आउटपुट. मेरे को 0.2 ही बढ़ानी है. ठीक है, एंड नाउ द लेबरर्स आर बिकमिंग एफिशिएंट इन देयर वर्किंग. सो ओनली 1 लेबरर is required to increase the productivity of land by 0.2 ton.
ठीक है, तो अब कितना आएगा 5। अब इससे कंक्लूजन निकालते हैं। टू इंक्रीज द आउटपुट बाय 0.2 टन we are employing 2 laborers, and in this example to increase the output by the same amount we are requiring 1 laborer. So which is best among these two? Of course we have to apply less input and take back maximum output. We have to optimize our output by limiting our inputs. So this is perfect फॉर अस, है ना। सो ये जो हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं इसी को बोलते हैं मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। नाउ दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स वी आर गेटिंग 10, ठीक है, रेशियो है, एंड फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग 5. सो विच रेशियो इज बेटर? जब ये वाला वे, व्हेन दिस पर्टिकुलर वे इज बेटर, जो हमने कॉमन अंडरस्टैंडिंग से सीखा भी, ऑफ कोर्सली दिस रेशियो इज बेटर. इट मीन्स द लेसर द रेशियो द बेटर इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनपुट्स, ठीक है, क्योंकि आउटपुट तो सेम ही था. वी हैव इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लेबरर्स, दैट्स व्हाई द सेम अमाउंट ऑफ output which have been produced by 2 laborers, in this particular example the laborer has become efficient, that's why we are employing only 1 laborer and the same amount of output has been produced. So this is giving us less ratio. So the less the ratio, the better the inputs have been utilized. So the less the capital output ratio, it means we are efficiently utilizing our inputs. That's why capital output ratio is important. Calculating capital output ratio is important in our economy rather than calculating the productivity. ठीक है, because we have to indulge in more investment, indulge in the more production of capital goods. Only then we are able to increase our GDP to the new heights. So the investment that is coming, उसके लिए हमारे पास कितनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी इनपुट हमारे पास आ रहा है इन फ्यूचर, हाउ एफिशिएंटली, हाउ जुडिशियसली वी आर यूटिलाइजिंग इट टू क्रिएट आउटपुट. सो दैट्स व्हाई इन द रियल सिनेरियो द कैपिटल आउटपुट रेशियोज आर प्रिफर्ड, ठीक है. तो कैपिटल आउटपुट रेशियो मैंने आपको बता दिया, सिंपल, इनपुट बाय आउटपुट एंड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी. मैंने आपको दूसरी भी चीज समझा दी, मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है. सो पहले इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, एब्जॉर्ब दिस. सो आपको अच्छे से समझ में आ गया ये. Now this term that I have quoted, marginal capital output ratio, इसी को एक डिफरेंट टर्म दे देते हैं, डिफरेंट और डिफिकल्ट टर्म दे देते हैं, that is ICOR, incremental capital output ratio, that is nothing but marginal capital output ratio, ठीक है. So the formal term is this, understood. इसमें हम पता क्या कर रहे हैं, हमारे पास इनपुट क्या है, नथिंग बट आवर कैपिटल. आउटपुट क्या है, वी हैव टू वर्क अपॉन अवर जीडीपी, ठीक है. वी हैव टू एम्प्लॉय आवर इनपुट्स, दैट इज कैपिटल, एंड वी हैव टू ऑप्टिमाइज आवर आउटपुट, दैट इज जीडीपी ऑफ द कंट्री. सो दिस इज नथिंग बट आईकॉर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो. सो कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होना चाहिए, 10 और 5 में से कौन सा चूज करोगे आप? ऑफकोर्सली 5, बिकॉज it is showing us that our input, our capital has been utilized efficiently as comparison to this particular example, ठीक है. और इसी को आईकॉर का ही दूसरा है
if we divide both capital and GDP, so in percentage terms we will get incremental capital output ratio is equal to परसेंटेज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ कैपिटल था ना ऊपर, तो परसेंटेज चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। तो ये भी एक आईकॉर का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कोई दिक्कत नहीं, आप ये याद रखिए कि जितना कम होगा रेशो उतना एफिशिएंटली यूज हो रहा है। नाउ ऑन हाउ मेनी फैक्टर्स दिस पर्टिकुलर आईकॉर इज डिपेंडिंग, that is numerous number of factors on which this particular ratio has been depending upon, ठीक है। तो ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजी पे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे, देन हमारी इन्वेस्टमेंट पे, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। हमारी सेविंग्स पे भी हो जाएगा क्योंकि उसी से तो इन्वेस्टमेंट होगी, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत चीज़ों पे डिपेंड हो जाता है। सो ये हो गया, आगे चलते हैं। Potential GDP. I have discussed this particular topic I think in when I am discussing the CDS exam solutions, ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो इसका मतलब क्या है पोटेंशियल जीडीपी? वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। इट मीन्स कितना हम अचीव कर सकते हैं इन लाइफ, व्हाट इज आवर पावर और आवर गोल टू अचीव, कितना हमारे पास साहस है अचीव करने के लिए, ठीक है। सो डेट इज नथिंग बट पोटेंशियल जीडीपी। इट मीन्स द जीडीपी ग्रोथ वी कैन अचीव इन अ सस्टेनेबल मैनर by employing all the worth of our 4 factors of production। उस टाइम जब हम 4 factors of production इंडिया के एफिशिएंटली यूज कर रहे होंगे एट देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, डेट टू इन अ सस्टेनेबल मैनर। इट मीन्स ऐसा नहीं बस 1 साल फुल कैपेसिटी, 3 साल सारे मरे पड़े 4 factors of production, तो ऐसा नहीं, in a sustainable manner। So at that particular period of time, the GDP which is attainable, that is nothing but potential GDP, ठीक है। यही जो मैंने आपको समझाया यही मैंने लिखा है। When the 4 factors of production have been used efficiently at their par value, then in a sustainable manner, then the GDP growth that we can achieve is nothing but potential GDP growth, हटा देना बीच में से। Then the GDP numerical value of GDP, this particular macro variable GDP, तो उस टाइम जो भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे पहुंचेंगे जीडीपी की, डेट इज नथिंग बट पोटेंशियल जीडीपी। और इंडिया का कितना है पोटेंशियल जीडीपी? 8 to 10%, ठीक है। ये जीडीपी ग्रोथ लिखी है मैंने। तो अगर इतना जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की, तो इंडिया भी किस पे होगा? अपने पोटेंशियल जीडीपी भी होगा, ठीक है। और ये पोटेंशियल जीडीपी विल कीप ऑन चेंजिंग, बट कितनी गति से चेंज होगा? बहुत ही धीरे चेंज होगा। क्यों? बिकॉज देयर इज सो मच प्रोसेस इन्वॉल्व इन चेंजिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। वी हैव टू डेवलप अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कॉल्ड हाइपरलूप, ठीक है, जिसपे मिस्टर इलॉन मस्क काम कर रहे हैं। सो दैट टेक्नोलॉजी विल टेक आई थिंक 40 to 50 years टू डेवलप एंड फंक्शन फुल्ली। So you know these particular types of qualitative changes, ये है सोशियोलॉजी की टर्म, बट आप इंग्लिश की टर्म में समझिए।
These particular qualitative changes will take many years. So this particular potential GDP term will change but very gradually, in a very gradual manner. गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो चेंज हो सकती है बट देयर इफेक्ट ऑन द ग्राउंड विल टेक लॉन्ग टाइम. आप इंडिया की ही पॉलिटी में देख सकते हैं अभी. ठीक है. एंड मोर ओवर दीज पर्टिकुलर गवर्नमेंट पॉलिसीज देयर विल नॉट बी एनी अब्रप्ट चेंजेस. अंडरस्टूड. सो दिस वाज पोटेंशियल जीडीपी कंसेप्ट. इसको ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी. एब्जॉर्ब दिस. The term economic slowdown that we are recently every day listening while watching news. So what is this economic slowdown? आज वैसे मैं कैलकुलेटर लेने वाला था but I forgot somehow. So take an example. We are calculating real GDP. See, I have told you the difference between real GDP and nominal GDP. The real GDP is calculating the quantity of goods produced, है ना. क्यों? Because the price has been made constant, तभी तो real GDP है ना. And in nominal GDP there is we are calculating the value in nominal. This value includes quantity and price. Because prices are different in different years, हमने देखा था. But only quantity will be calculated in case of calculation of real GDP. ठीक है. तो ये कैसे भी घुमा फिरा के टर्म आपसे पूछी जा सकती है इन एग्जाम्स. बट इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर कंसेप्चुअल बेसिस देन यू कैन इजीली आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. सो यहाँ रियल जीडीपी वही एग्जांपल ले लीजिए. 200, 220, 222. तो यहाँ मान लीजिए 10 है, इधर है 5%. ठीक है. आगे भी आप मान लीजिए 221, यहाँ मान लीजिए 3% है. ठीक है. सो वी नो द रियल जीडीपी पर ईयर इज इंक्रीजिंग. इट मीन्स अवर आउटपुट इज इंक्रीजिंग. But our GDP growth rate is reducing, as we can see from the example, है ना. So our GDP growth rate is reducing and it is non-zero in a positive scale पे. So always not always, I have told you, but in this particular example, ठीक है, इसी के कंटेक्स्ट में सुनना, नहीं तो हम नहीं बता सकते. अगर GDP ग्रोथ रेट इज डिक्रीजिंग तो हम नहीं बता सकते कि GDP कैसी है. ठीक है. सो टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. सो GDP ग्रोथ रेट इज डिक्रीजिंग हियर बट इट इज नॉन जीरो. इट मीन्स समवट आउटपुट हैज बीन एडेड इन ईच ईयर. देखिए यहाँ 200, यहाँ 20 ऐड हो गया, यहाँ 2 ऐड हो गया, यहाँ 1 ऐड हो गया. इट मीन्स अवर रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग. ठीक है. बट दिस पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ डिक्रीजिंग द ग्रोथ रेट इज नथिंग कॉल्ड बट इकोनॉमिक स्लोडाउन. ठीक है. एंड वी डोंट हैव टू कंफ्यूज दिस टर्म विद रिसेशन. सो व्हाट इज रिसेशन? A time will come when this 3% will change to 0% and then to -3%, -4%, -7.7% as of 2021, 22. बस ये रियल लिखा है मैंने. ये मैंने एग्जाम्पल्स रियल वर्ल्ड का लिखा है और सब ये एग्जाम्पल है. ठीक है. सो व्हेन द जीडीपी ग्रोथ रेट विल क्रॉस दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल लाइन ऑफ 0%, then we have entered into the phase of recession. और ये 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव में ही होना चाहिए. अब ये 2 क्वार्टर क्या है? एक्चुअली हमारे 12 मंथ्स होते हैं ना,
इनको तीन तीन भागों में डिवाइड किया, तो 3 4 जा 12. सो इन अ ईयर वी हैव 4 क्वार्टर्स, Q1 Q2 Q3 Q4, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे. ठीक है. फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल फूल्स डे. तो अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा, ऐसे ऐसे करके हमारे चारों क्वार्टर होते हैं. तो इन एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स इफ वी आर कैलकुलेटिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट एज अ नेगेटिव इन अ नेगेटिव स्केल, then we have entered into the phase of recession, and the aggravated form of recession is nothing but depression. ठीक है. Less number of output will be produced, unemployment, high inflation rate, these all kind of phenomena are related to recession and depression. ठीक है. So in India we have faced 5 recessions. ठीक है. ज़्यादातर कब हुए हैं? आफ्टर द टाइम ऑफ सम वॉर. एक शायद से 57 में हुआ है, देन 65 पाकिस्तान के साथ वॉर, 72 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, देन आई थिंक आफ्टर इमरजेंसी द अनकंडीशनल इमरजेंसी ऑफ 75 to 77, सो एक शायद से 79 में हुआ है, देन नाउ 2021 1 2 3 4 5. So I think these are the dates. So in these particular 5 periods we have faced recessions. ठीक है. और you know this is the business cycle. Let me tell you something about real world. This is business cycle. We have something called boom and then recession. So business cycle, an economy of a country will always pass through 2 phases, and this whole graph is called the phase of business cycle. So in some particular time there is a boom in the economy, पर ये हमेशा ही boom हो सकती है economy. This is theoretically as well as practically incorrect. तो ये तो गवर्नमेंट ने कितनी पूजा की है, कितनी प्रार्थना की है, जो भी एक नेचर है या भगवान है, कुछ भी बोल लीजिए उनसे, कि उसी के टाइम पे बूम होगी या रिसेशन पे जाएगी. ठीक है. और इसी हिसाब से इंडियन पॉलिटिक्स डिसाइड भी होती है. अ मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैव टू बी प्लेड इन दिस पार्ट ओनली. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन एंड बिजनेस साइकिल. एब्जॉर्ब दिस. So now we will be discussing nominal exchange rate NER and purchasing power parity. ठीक है. नॉमिनल एक्सचेंज रेट देख लेते हैं. ये मैंने आपको पहले भी क्लासेस में समझाया है. व्हाट इज एक्सचेंज रेट? क्या होता है एक्सचेंज रेट? द अमाउंट ऑफ रुपीज वी आर गेटिंग when we are exchanging some other currency, in this case dollar. If we are purchasing, if we are demanding money, we want money for certain purposes. I am a citizen of America or USA, so I want to visit India to watch the immense beauty of Taj Mahal. So I am demanding rupees because in Indian market there is exchange value of rupee only, है ना. अगर आप डॉलर किसी को दोगे तो कुछ ही लोग एक्सेप्ट करेंगे, सब नहीं एक्सेप्ट करेंगे. एक लोकल दुकानदार नहीं एक्सेप्ट करेगा वो. ठीक है. सो इफ आई एम सपोज टू विजिट इंडिया, सो आई विल गो टू द एक्सचेंज काउंटर, करेंसी एक्सचेंज काउंटर इन अमेरिका, एंड आई विल डिमांड रुपीज. सो दे विल आस्क मी हाउ मेनी डॉलर्स डू यू वॉन्ट टू एक्सचेंज. I will give them $1 and they will give me back 70 rupees.
टेकिंग दिस 70 रुपीज़ इन माई पर्स आई विल अराइव इन इंडिया, और यहाँ मैं बस खा सकूँगा गोलगप्पे और समोसे, ठीक है। ताजमहल की फीस भी इससे ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ नथिंग बट एक्सचेंज रेट, ठीक है। एंड एज वी आर डिमांडिंग इन अ पर्टिकुलर मार्केट सिनेरियो, इट मीन्स मैंने अभी जाऊंगा करेंसी काउंटर पे और उससे रुपए मांगूंगा, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मेरे को 2025 में देना, अभी ही मांगूंगा। सो द इन्फ्लेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड, जहां भी नॉमिनल आ जाए मतलब इन्फ्लेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। फिर हमारा आ गया बर्गर्स, ऑल्सो नोन एज वड़ा पाव। सो अमेरिकन एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग ओनली बर्गर्स, ठीक है। In India, the cost of one burger is 35 rupees, and that particular burger in USA will be cost at $1, ठीक है। अब ये समझिए कि अगर मैं इंडिया में जो 35 रुपए का बर्गर खा रहा हूं वही मैं यूएसए में $1 का बर्गर खा रहा हूं। सो दीज आर काइंड ऑफ सेम थिंग्स, क्योंकि बर्गर तो सिमिलर ही है ना। सो इट मीन्स डोमेस्टिक करेंसी इसका रेशियो क्या हुआ डोमेस्टिक करेंसी अपॉन इंटरनेशनल करेंसी का, 35 पर डॉलर, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर रेशियो इज नथिंग बट परचेजिंग पावर पैरिटी रेशियो, ठीक है। इट मीन्स $1 द प्रोडक्ट्स विच कैन बी बॉट बाय $1 इन यूएसए, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी बॉट इन इंडिया in just ₹35. So their values in their respective countries is the same. ऐसा नहीं होगा कि ये $1 लाके आप इंडिया में खाओगे तब तो आपको ज़्यादा बर्गर मिल जाएंगे ना, या तो ये ₹35 ले जाके आप यूएसए में खाओगे तो आपको एक बर्गर भी नहीं मिलेगा, थप्पड़ ही मिलेगा एक, ठीक है। सो दिस इज परचेजिंग पावर। आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि $1 इतनी ताकत रखता है कि वो 35 रुपए खरीद ले, समझ गए। पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसको रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप करेंसी काउंटर पे जाके $1 देके 35 रुपए लोगे, नहीं, डेट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट। मैंने अभी आपको बताया, ये रहने दीजिए। आप ये ऐसे ही समझिए कि जो भी प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट्स विच वी कैन बाय एट $1 इन यूएसए, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी बॉट इन इंडिया इन जस्ट ₹35, ठीक है। बट इन एक्चुअल सिनेरियो ऐसा तो है नहीं, बस दोनों इकोनॉमी बर्गर बना रही है। सो अ सेट ऑफ बास्केट, अ बास्केट हैज बीन टेकन ऑफ वेरियस गुड्स, बर्गर होगा, मैच स्टिक होगी, कैंडल्स होंगे, एवरीथिंग। And this particular basket cost will be calculated in rupees in India. Then this same basket, ये पूरा इक्वल बास्केट जो भी इसमें प्रोडक्ट्स हैं वो भरे जाएंगे इन द वॉलमार्ट ऑफ यूएसए, और डॉलर में देखेंगे कि फॉर हाउ मेनी डॉलर्स वी कैन बाय दिस, ठीक है। और वही इन दोनों का परचेजिंग पावर पैरिटी हो जाएगी, समझ गए। इतना समझिए और देखते हैं आगे। इतना आपको समझ में आ गया?
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये याद करने का अच्छा मौका देता हूँ आपको मैं। एक काम करिए, ओपन ए न्यू टैब एंड गो टू गूगल एंड टाइप व्हाट इज़ द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी विद रिस्पेक्ट टू, कहीं भी लगा लीजिए, पाउंड लगा लीजिए, डॉलर लगा लीजिए, ठीक है, श्रीलंकन रुपया लगा लीजिए, और वो वैल्यू आ जाएगी गूगल पे ऊपर ही। तो उस वैल्यू को अच्छी तरह देखिए। डेट इज़ नथिंग बट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। वो जो भी दिखाता है गूगल, डेट इज़ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल क्यों? बिकॉज द इन्फ्लेशन हैज़ बीन एडेड टू इट। वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो करंट है, ठीक है। सो ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों ऐसे है, $1 इज इक्वल टू 70 रुपये ही क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रुपीज एज वेल एज डॉलर्स इन द मार्केट, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली ये कंसेप्ट आगे आएगा, पर अभी समझ लेते हैं। So how this exchange rate has been decided? So see, if there is more demand of rupees in the market, क्यों होगी? क्योंकि क्या पता है टूरिज्म के लिए हो। Indian economy is very attractive for investment. So to invest in India, a particular entrepreneur or company will come to India and they will have to establish their business in India. So they will require money. कौन सी मनी? रुपीज़। क्यों? क्योंकि बहुत आराम से वो अपने कामकाज संभाल सकते हैं रुपीज़ में। डॉलर में वो पहले कोई एक्सेप्ट करे, कोई ना करे, तो वो दिक्कत हो जाती है। सो इन्वेस्टमेंट अगर अच्छी आ रही है तो द डिमांड ऑफ रुपीज़ इन द इकोनॉमी विल बी हाई। एक की डिमांड हाई हो गई, सो देर इज साइमल्टेनियस डिक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ अनदर करेंसी, यहाँ इन दिस केस डॉलर। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, अगर आप लड़का या लड़की हो और आपकी डिमांड क्लास में बहुत ज़्यादा है, आप लड़के हो और आपकी डिमांड क्लास में बहुत ज़्यादा है, क्यों? कौन कर रहा है आपको डिमांड? लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं, ठीक है। सो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी ईगो बढ़ जाएगी, आपका एटीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका एटीट्यूड बढ़ गया तो मतलब आपकी वैल्यू बढ़ गई है, समझ रहे हो? अगर आपकी वैल्यू बढ़ गई तो इट मीन्स योर वैल्यू हैज़ बीन एप्रिशिएटेड। सो इफ देर इज मोर डिमांड ऑफ rupees in the market, so the market value of rupee will appreciate। और ये वाला दाम कहां पहुंच जाएगा? प्रीवियसली $1 की इतनी औकात थी कि वो 70 रुपए खरीद सके इंडिया के, बट नाउ एज द करेंसी ऑफ इंडिया हैज बीन एप्रिशिएटेड, आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है, आप में एटीट्यूड आ गया है। क्यों? बिकॉज योर डिमांड इज मोर इन द क्लास। सो अब $1 की इतनी औकात नहीं कि 70 रुपये खरीद पाए, अब $1 की इतनी ही औकात है डेट ही विल अर्न ओनली 65 इंडियन रुपीज। सो दिस इज अ केस ऑफ एप्रिसिएशन व्हेन देर इज मोर डिमांड ऑफ इंडियन करेंसी इन द मार्केट। सो साइमल्टेनियसली देर विल बी लेस डिमांड ऑफ डॉलर इन द मार्केट। नाउ अपोजिट देखते हैं। आपकी डिमांड बढ़ चुकी है क्लास में, आप में एटीट्यूड आ चुका है, अब आप 3-4 दिन नहाए नहीं और बाल बिना कंघी करके स्कूल आ गए हो। सो योर डिमांड इन द स्कूल विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। एक्चुअल सिनेरियो में अगर देखें तो क्या हो सकता है, हमारे यहाँ के इम्पोर्ट्स बढ़ गए हैं। अगर हमारे इंडिया से इम्पोर्ट्स ज़्यादा बोल रहे हैं कि इम्पोर्ट्स और आने दो हमारे इंडिया के लोग, तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर वाले इंडिया को, दे आर डिमांडिंग डॉलर्स बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग रुपीज, दे आर रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए, तो उनको चाहिए डॉलर। अब इंडिया में डॉलर कौन देगा? आरबीआई देगी। सो आवर होलसेलर्स विल गो टू आरबीआई and they will demand dollars. Why? Because they want to expand their business or they want to import certain things.
तो आरबीआई उन्हें दे देगा डॉलर। सो देयर इज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ डॉलर। समझ गए पूरा जो भी लिंक बनाया। सो आप 4 दिन कंघी करके नहीं आए बाल, तो योर डिमांड विल गेट डिक्रीज्ड एंड साइमल्टेनियसली एक दूसरे लड़के या लड़की की डिमांड बढ़ गई, आपका जो भी कंपटीशन है। सो द टाइम व्हेन योर डिमांड हैज बीन डिक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ अदर बॉय डिमांड्स हैज बीन इंक्रीज्ड। सो अब आपकी वैल्यू हो जाएगी कम। अब $1 की इतनी वैल्यू है कि वो आपके 1.5 गुना आदमी खरीद ले, 75 रुपीज खरीद ले। सो दिस पर्टिकुलर रेट एज पर द करंट डिमांड एंड सप्लाई विल गेट चेंज्ड। तो ऐसे ही फिक्स होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी का ही। मैंने आपको बता दिया कि ये बास्केट जिसमें 1 2 3 4 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये पर्टिकुलर बास्केट व्हाट इज इट्स कॉस्ट इन इंडिया एंड इफ वी बाय इट इन द यूएसए मार्केट व्हाट विल बी इट कॉस्ट इन यूएस डॉलर। सो दिस इज नथिंग बट परचेजिंग पावर पैरिटी व्हेन वी इक्वेट देम। सो परचेजिंग पावर पैरिटी इज इक्वल टू domestic currency upon international currency. This is nothing but purchasing power parity and the inflation has been included in it. मैंने आपको बताया था क्या हो if दोनों कंट्री की इन्फ्लेशन इज एट सेम लेवल। इट मीन्स इन्फ्लेशन लेवल इन यूएसए इज 7 मान लो, वैसे तो ज़्यादा हो गया ठीक है, फिर भी 7 मान लो 7% एंड इन इंडिया इट इज ऑल्सो 7%। सो एक तरह से क्या हुआ, ये जब दोनों सेम हो गई ये एक तरह से कांस्टेंट प्राइस हो गया ना। हम पिछले वाले एग्जांपल में द प्रीवियस एग्जांपल विच वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लासेस, उसमें एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग फॉर मेक इट रियल जीडीपी फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी, वी आर टेकिंग अ बेस ईयर, एज्यूमिंग अ बेस ईयर और सब में वही वैल्यू रख दे रहे थे। इट मीन्स ऑल द वैल्यूज हैव बीन आर सेम, ठीक है, ऑल द वैल्यूज आर सेम। सो इसमें भी तो इनडायरेक्टली वही हो रहा है, द इन्फ्लेशन रेट इन बोथ द कंट्रीज इज सेम। इट मीन्स ए कॉन्स्टेंट पे आ चुके हो। सो एट द टाइम दिस पर्टिकुलर कंडीशन हैज बीन रीच्ड, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट इज सेड दैट द करेंसीज ऑफ 2 कंट्रीज इज एट परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, मतलब इनकी इन्फ्लेशन रेट दोनों कंट्रीज का सेम हो गया। अंडरस्टूड? सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बहुत टेक्निकल है ना, तो आराम आराम से समझेंगे, टेंशन मत लो। और अगर आपको नहीं समझ में आया सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और आपको समझ में आ गया सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।